चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम या प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट निकाला गया है। इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको पूरा डिटेल हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है सबका डिटेल हम आपको बताते चलें। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी ये क्या है, तो भारत सरकार का ये वकील होता है। महान्यायवादी होना चाहिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णित है कि भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए। महान्यायवादी क्या होता है, तो भारत सरकार का वकील होता है। और ये भारत सरकार का जो वकील होता है इसका नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। देखिए वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसके जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसका शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की भी शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब यहाँ पे संसद के अंदर जो है ना, निर्वाचित संसद हो गए, इसके अंदर मंत्री जो बनेंगे, मंत्री का शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति। निर्वाचित जो संसद रहेंगे उनका शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन अब जाने एक क्वेश्चन से। देखिए, और महान्यायवादी से एक और चीज़ आपको बता दें कि महान्यायवादी को जो है संसद के दोनों सदन, जानते हैं कि संसद के दो सदन होता है, एक राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। दूसरा होता है लोकसभा। तो संसद के दोनों सदन में महान्यायवादी बैठ सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है। लेकिन वो बैठ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक महान्यायवादी से इतना सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे। प्रथम महान्यायवादी का बात आएगा तो बताइएगा MC सीतलवाड़। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़। सबसे छोटा कार्यकाल कौन से महान्यायवादी का था, देखिए MC सीतलवाड़ का सबसे लंबा कार्यकाल भी था। सबसे छोटा पूछेगा तो सोराबजी। यह भारत के ऐसा यह महान्यायवादी है जिनका सबसे छोटा कार्यकाल था। 1989 से 90 के बीच में इनका कार्यकाल था। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, तो के वेणुगोपाल। तो एक देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। आपको समझ में आया यहाँ से। अब आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर राष्ट्रपति आया, तो राष्ट्रपति से और कुछ चर्चा कर देते हैं। भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, तो राष्ट्रपति के हटाने के विधि होता है, जिसको महाभियोग कहते हैं। किसमें जिक्र है, तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति की चर्चा भारत के संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर के 62 तक में है। समझ में आया। अनुच्छेद 52 में जो है, अनुच्छेद 52 में बताता है 52 कि भारत के एक राष्ट्रपति होना चाहिए।
राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किस में है? शपथ। तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का 60 में है, उपराष्ट्रपति का किस में है? तो 69 में है, और राज्यपाल का कहेगा तो 159 में है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं यह देश का प्रथम नागरिक होते हैं। देश का क्या होता है? यह प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक प्रमुख भी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहेगा, देखिए एक होता है संवैधानिक, संवैधानिक प्रमुख कहेगा, तब राष्ट्रपति कौन होंगे? तो राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का कहेगा कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति के बनने की उम्र 35 वर्ष होता है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, तो वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन ये एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था? तो 2008 में हुआ था। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आया, राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था, 1950 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। देखिए, इनको जो है ना 50 से लेकर के 52 तक इनको संविधान सभा के द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा समझ रहे हैं? संविधान के निर्माण करने वाली वह एक संस्था थी जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो है ना मनोनीत किया गया था 50 से 52 तक राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को। 52 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस समय भी राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। अभी जो वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, ये कितने नंबर के राष्ट्रपति है? तो 15वीं राष्ट्रपति है। ये कब बनी? था 2022 में बनी है, 2022। और इसका कार्यकाल कहाँ तक जाएगा? तो 27 तक जाएगा। समझ में आ गया? देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति किनको कहते हैं? वैज्ञानिक राष्ट्रपति तो APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक राष्ट्रपति इनको कहते हैं। भारत के प्रथम एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब बनी थी? तो 7 से 12 तक बनी थी। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शब्द आया तो और जिक्र करते हैं। राष्ट्रपति का सबसे छोटा कार्यकाल, ठीक है, और पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो गया था, तो वो है जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी है और सबसे छोटा कार्यकाल भी जाकिर हुसैन का ही है, और पद पर रहते हुए इनका मृत्यु भी हो गया है। निर्दलीय राष्ट्रपति कौन है? निर्दलीय राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ देगा तो निर्दलीय राष्ट्रपति BB गिरी बने थे एकमात्र। समझ में आया? अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख, देखिए अभी तो 30वां सेना प्रमुख बन गए हैं। कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी 30वां सेना प्रमुख बन गए हैं। लेकिन ये 23वां पूछ रहा है, तो 23वां पूछ रहा है तो दीपक कपूर, क्योंकि 2008 में 23वें थे तो दीपक कपूर उस समय थे। अभी उपेंद्र द्विवेदी के पहले यानी कि 29वें सेना प्रमुख कौन थे? तो मनोज पांडे। कौन थे? तो मनोज पांडे थे, मनोज पांडे। और 28वें कौन थे? तो मनोज मुकुंद नरवणे थे। मनोज मुकुंद नरवणे थे, मनोज मुकुंद नरवणे। तीनों सेना होता है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ये तीनों के अध्यक्ष, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। समझ में आ गया? 4 नंबर का। तो अभी कौन है सेना प्रमुख? तो अभी है उपेंद्र द्विवेदी। कितने नंबर के हैं? तो 30वें नंबर के हैं। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? अब इसमें 3 गो ऑप्शन दे दिया है और चौथा नंबर दिया है कि इनमें सभी। तो ए में दिया है RC लाहोटी, ये भी भाई मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनका कार्यकाल जो है 2004 से लेकर के
2005 तक इनका कार्यकाल था, मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। उसके बाद यहाँ पे के एन सिंह भी रहे हैं, 1991 में रहे हैं। और देखिए के एन सिंह से एक क्वेश्चन ही बनेगा, के एन सिंह जो है ना आपको मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल के एन सिंह का ही था। तो आपसे कहेगा कि सबसे छोटा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश का किनका था, तो के एन सिंह का। कब, तो 1991 में बने थे। और के जी बालकृष्णन है, तो ये भी रह चुके हैं 2007 से 10 तक, ये भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटा तक के एन सिंह है, और सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन थे, तो वह हैं वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ कब से कब तक, तो 1978 से 1985 तक सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वाई वी चंद्रचूड़ थे। समझ में आ गया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे अगर पूछेगा, तो हीरालाल जे कनिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कहेगा तो के जी बालकृष्णन। दलित अगर पूछ दिया कि दलित मुख्य न्यायाधीश, प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो के जी बालकृष्णन। अभी वर्तमान में कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, तो 50वां मुख्य न्यायाधीश। ये VBI है, इसको याद रखिएगा। 50वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ है। ये कब इनका शपथ कब लिए हैं, तो 9 नवंबर 2022 को ये शपथ लिए हैं। समझ में आया। भाग 5 के अंदर जो है ना, ठीक है, भाग 5 के अंदर आपको कार्यपालिका का 52-78, संघ का शासन। भाग 5 में किसका जिक्र है, तो संघ का शासन 3 आदमी के हाथों में है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का जिक्र 52-78, विधायिका का 79 से 123 है, न्यायपालिका के 124 से 151। आपको समझ में आया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए राज्य का पूछा है, कहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के मंत्री परिषद कहेगा तो विधानसभा के। राज्य का एक मंत्री का अगर बात कहेगा ना, एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कहेगा कि एक मंत्री जो है ना व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। वही कहेगा कि संघ का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति के प्रति। ये सब चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत फायदा करने वाला है। राज्य के जो मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्य के जो मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तभी बताए हैं पीछे कि कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, तो आपका वही क्या कहते हैं, जिस राज्य के राज्यपाल हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट के, वो दिलाते हैं। और संघ के मंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। संघ का जो कह देगा कि संघ का जो मंत्री है उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, विधानसभा जो होता है, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। और उसी तरह कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये भी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो इसका भी 25 वर्ष होना चाहिए। समझ में आया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ किया है। समझ में आया। इसमें कुछ विशेष बताने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर में क्या कर रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। जूट के उत्पादन में, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सोने का रेशा भी कहते हैं, किसको, जूट को कहते हैं।
तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो वह है पूर्णिया जिला, पूर्णिया। सबसे ज़्यादा भारत में जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? अगर भारत लेवल पर कह दे तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जूट के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? किस क्षेत्र से बाबू कुंवर सिंह ने? तो वह क्षेत्र था आरा का क्षेत्र था। अब देखिए 1857 का सिपाही विद्रोह, ठीक है, सिपाही विद्रोह हुआ था। उसमें दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था? दिल्ली से तो वो थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन किए थे? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। उसके बाद आपको कह दें कि कानपुर से कौन नेतृत्व किया था? कानपुर से तो ये थे नाना साहब, नाना साहेब, नाना साहेब, नाना साहेब किए थे। और झांसी से कहेगा, झांसी से तो वहीं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और अब से कहेगा कि लखनऊ से कौन किया था? लखनऊ से, लखनऊ से तो लखनऊ से कौन किए थे? तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल किए थे। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 10 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो विजिटर बनाए कौन गए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम को बनाए गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर पद से त्याग पत्र दे दिया था। इनको विजिटर बनाया गया था और ये त्याग पत्र विजिटर से कब दे दिया था? 2011 में विजिटर के पद से त्याग पत्र दे दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 436 एडी में हुआ था, 436 एडी में। तब से कहें कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 436 एडी में। ये कौन सा शासक किया था? तो गुप्त शासक, गुप्त शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे जिनका नाम था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में किया था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किसने किया? तब बख्तियार खिलजी ने। आग के हवाले किसने किया नालंदा विश्वविद्यालय को? तब बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी। तब जान गए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दी है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो 60% क्षेत्रफल। अब देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर कृषि कार्य होता है? भारत का ओवरऑल कहेगा तो 51% पर। ठीक है, अगर भारत का पूछेगा कि भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि होता है तो 51% क्षेत्र पर। अब बिहार में कहेगा तो 60%। भारत में मैदान का विस्तार, भारत में जो मैदान का विस्तार कितना प्रतिशत पर है? तो 43% पर। पर्वत कितने प्रतिशत पर है? तो पर्वत जो है 10.7% पर पर्वत। पहाड़ कितना है? तो पहाड़ का परसेंटेज कितना है? तो आपका 18.6% है पर्वत पहाड़। पठार का कितना है? तो पठार का कहेगा तो 27.7%। ठीक है, मैदानी भाग कितना है? 43%। पर्वत का विस्तार 10.7%, पहाड़ का विस्तार 18.6%, पठार का 27.7%। और कृषि कितने क्षेत्र पर होता था? तो 51% क्षेत्र पर कृषि होता है। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य किसको बनाया गया था? मुख्य उद्देश्य तो कृषि को ही बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य किसको बनाया गया था? तो कृषि को बनाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो आपको समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड 12 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है भाई साहब? तो राष्ट्रपति करते हैं। जब नियुक्त राष्ट्रपति कर रहे हैं तो हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति ही ना हटाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद होता है। महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में कि भारत के लिए एक महान्यायवादी होना चाहिए। ठीक है, महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है, भी याद रखिएगा, महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। 2001 के अनुसार पूछ रहा है, तो 47.5 थी, 47.5 थी। वहीं अगर 2011 के जनगणना के अनुसार कहेगा तो 61.80%, 61.80% है, जिसमें मेल का प्रतिशत कितना है साक्षरता दर में, तो 51.2%, और वहीं फीमेल कहेगा तो 51.5%। अगर आपसे कहेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो वह है केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो केरल है। ठीक है, केरल की साक्षरता दर कितना है, तो 93.91% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो वह है अपना बिहार। कितना, तो 61.80%। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो वह है हॉकी से। अब देखिए, हॉकी यहाँ पे आया, क्रिकेट आया, शतरंज आया, कबड्डी आया, तो कुछ खिलाड़ी के बारे में हम जान जाते हैं कि हॉकी जो है ना, ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तब से कहेगा कि भारत में राष्ट्रीय खेल किस दिवस को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है ना ध्यानचंद के जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आया कि जो हॉकी होते हैं उसमें कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो 11 खिलाड़ी रहते हैं। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो 11 खिलाड़ी। इसका ट्रिक है HCF, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। कितने खिलाड़ी रहेंगे, तो 11। आपको कहेगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी। शतरंज में कितने, तो 2 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए, विश्वनाथन आनंद जो है ना, किससे संबंधित है विश्वनाथन आनंद, तो वह है शतरंज से। विश्वनाथन आनंद, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन किससे संबंधित है, तो विश्वनाथन आनंद जो है, विश्वनाथन आनंद वह किससे संबंधित है, तो वह शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। सरदार सिंह किससे संबंधित है, तो वह हॉकी से संबंधित है। जसवीर सिंह किससे संबंधित है, तो वह है कबड्डी से संबंधित है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था, तो वह फरीद खां था। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी थे। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह था। शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था, तब बजवाड़ा में हुआ था। बजवाड़ा कहाँ है, तो होशियारपुर में है। कहाँ है, होशियारपुर में है। इनके पिता कौन थे, शेरशाह के पिता तो हसन खां थे। हसन खां थे। इनके पिता कौन थे, तो हसन खां थे। समझ में आया। अब देखिए, फरीद खां के बारे में कुछ और जान जाइए कि बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद थे, जो बहार खां लोहानी ने गैर खां की उपाधि दी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे कांग्रेस के, तो एओ ह्यूम थे। प्रथम बैठक कहाँ पे हुआ था, तो बम्बे में हुआ था। प्रथम बैठक कांग्रेस का कहाँ हुआ था, बम्बे में हुआ था। किस स्कूल में हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी को। इसमें कुल कितने सदस्य भाग लिया था जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है, प्रथम बैठक जब हुआ था, तो उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 72 सदस्य ने भाग लिया था। तो अब क्या जाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया। कहाँ पे यह स्थापना हुआ था, तो बम्बे में
प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? बम्बे में। किस स्कूल में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष इनको बनाया गया था बिमेश चंद्र बनर्जी को। इसमें कितने सदस्य भाग लिया था? तो 72 सदस्य ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? एक में दिया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो के लॉर्ड डलहौजी। तो यह है लॉर्ड डलहौजी हैं। समझ में आया? लॉर्ड डलहौजी जो है ना व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। समझ में आया? प्रथम बंगाल का गवर्नर किनको बनाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल या अंतिम बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? द टाई ब्रेकर शब्द किससे संबंधित है? तो वह है फुटबॉल और हॉकी संबंधित है। फुटबॉल और हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कभी पीछे बताए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, इसको जलाया कौन, सब इसके बारे में बता दिए हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो बता देते हैं कौन है? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो वह थी मीर कासिम की। किसकी थी? मीर कासिम की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जिसको मुगदलपुर भी कहते हैं, स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से कहाँ पे? तो मुंगेर को स्थापित किया था। समझ में आ गया? आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार था इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर हुआ। तो चलिए अभी यहाँ पे हम जिक्र कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी था, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम तो गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 90वें गुरु थे। जो सिखों के क्या थे? तो 90वें गुरु थे। सिखों के 90वें गुरु थे। अब किसको याद कैसे लिखिएगा? अब देखिए याद कैसे कीजिएगा इसको। गुरु तेग बहादुर जो है 90वें गुरु थे। कोई भी संख्या 9 से बहुत आसानी से कट जाता है, तो तेग से हो जाएगा तेजी से कट जाता है, यानी गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे? तो 90वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? कितने नंबर के? तो 10वें गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। ठीक है, समझ में आया? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी, पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के सिख के गुरु थे? तो 10वें नंबर के। और गुरु तेग बहादुर तो 90वें नंबर के। प्रथम सिख के गुरु कौन थे? सिखों के गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। समझ में आया? यहीं पे एक चीज़ और जान जाइए कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? तो 1699 ईस्वी में, बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1699 ईस्वी में। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। इनका पहला उपन्यास कौन था? तो मैला आंचल। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु, ये हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कामायनी पुस्तक का रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर। आधुनिक भारत में नाटक के जनक किनको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को ही कहते हैं। जयशंकर प्रसाद के कुछ प्रसिद्ध काव्य की रचना है, उसको देख लेते हैं। कानन
कुसुम, कानन कुसुम किसकी रचना है? तो जयशंकर की है। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा की महत्व, महाराणा की महत्व किसकी रचना है? तो जयशंकर की है। झरना किसकी रचना है? तो भी आपका जयशंकर की है। और आंसू, लहर, ये सब किसकी है? तो जयशंकर की है। समझ में आया? तो आधुनिक भारत के नाटक के जनक किसे कहते हैं? एस जयशंकर को ही कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति और प्रशासन से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति और किससे है? तो प्रशासन से है। समझ आया? अब देखिए कौटिल्य को और किस किस नामों से जानते हैं? तो कौटिल्य को जो है ना चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य को क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य कहते हैं। इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त भी कहते हैं। समझ में? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से कौटिल्य जो है, कौटिल्य जिसको चाणक्य कहते हैं, किसको हराया था? तो घनानंद को हराया था। किसको हराया था? घनानंद को। अब देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री तो वह चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वह है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। अब देखिए बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो यह हुआ था 1764 ईस्वी में। यह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के तहत। इसी संधि में जो है ना बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर जो है ना टैक्स वसूलने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। किसको दिया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बक्सर का युद्ध है ये किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे तो ऑप्शन के अनुसार मीर कासिम और अंग्रेज है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया से समझ जाइए। एक तरफ भारत की संयुक्त सेना थी जिसमें अवध का नवाब सुजाउदौला था। अवध का नवाब कौन था? तो सुजाउदौला। अवध का नवाब सुजाउदौला था। वहीं तो मुगल बादशाह कौन थे? मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। मुगल बादशाह कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। वहीं आपका बंगाल का अपदस्थ नवाब कौन थे? बंगाल का अपदस्थ नवाब कौन थे? तो मीर कासिम थे। ठीक है। यह संयुक्त सेना थी भारत की तरफ से। वहीं जो है ना बंगाल के तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। समझ में आया? लेकिन यहाँ मीर कासिम दिया था केवल, तो इसीलिए यहाँ मीर कासिम है कि नहीं, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम थे। अगर मीर कासिम न दे करके किसको दे दे? शाह आलम द्वितीय को दे दे या सुजाउदौला को दे दे, तो कौन सही होगा? तो या सुजाउदौला रहेगा तो सुजाउदौला, शाह आलम द्वितीय रहेगा तो शाह आलम द्वितीय वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडल के बाद कह दिया तो प्रमंडल कितने हैं? 9 है। अब कहेगा कि बिहार में कुल कितने जिला हैं? जिला कितने हैं? 38 है। प्रखंड कितने हैं? बिहार में प्रखंड कितने हैं? तो 534 है। क्षेत्रफल बिहार का कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। विधान परिषद का सीट कितना है? विधान परिषद की संख्या कितना है? तो 75 है। यहाँ पे तो बिहार में। और विधानसभा का संख्या कितना है? विधानसभा का कहेगा तो 243 है। वहीं कहेगा लोकसभा का सीट कितना है बिहार में? तो 40 है। वहीं कहेगा कि राज्यसभा का सीट कितना है?
राज्यसभा का सीट कितना है तो 16 है। समझ में आ गया। तो यहाँ बता दिए प्रमंडल कितने हैं तो 9 है, प्रमंडल 9, जिला 38, प्रखंड 534, क्षेत्रफल 94,163, विधानसभा का सीट 243, विधान परिषद का सीट 75, लोकसभा का सीट 40, राज्यसभा का सीट 16। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का जो 38वां जिला है, 38वां जिला वो 38वां जिला कौन है तो अरवल है। अरवल कहेगा बिहार का नवीनतम जिला तो अरवल, या 38वां जिला तो अरवल है। समझ में आ गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी तो 8,28,78,796। अगर 2011 के अनुसार कहेगा तो 10,40,99,452। जनसंख्या घनत्व तो कहेगा तो 1106, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है तो बिहार ही है। लिंगानुपात इसका कितना है बिहार का तो 918, किसके अनुसार तो 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। तीस नंबर क्वेश्चन है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। सितारा देवी तो लोक नृत्य से संबंधित है। 31 नंबर देखिए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके बाद बम्बे हाई कोर्ट या मद्रास का यह चेन्नई हाई कोर्ट कब हुआ था 1862 में हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था तो 1866 ईस्वी में हुआ था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या वाला हाई कोर्ट कौन है तो इलाहाबाद है। कितने न्यायाधीश हैं तो 160 न्यायाधीश हैं। समझ आया। अब देखिए वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं तो 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट बता दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो वह हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी पावापुरी में। अब देखिए यहाँ पे है महावीर, तो महावीर के बचपन का नाम पहले जान जाते हैं। बचपन का नाम इनका क्या था तो वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था वर्धमान था। इनका जन्म कब हुआ था महावीर जी का, महावीर का जन्म कब हुआ था तो 540। कहाँ पे हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए सब चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है उतना, तो आप लोग जो है ना कॉपी पे आप नोट करते चल लीजिएगा, ज़्यादा फायदा करेगा। महावीर की मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 468 में। कहाँ पे हुआ था तो पावापुरी राजगीर में। वही पूछा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो पावापुरी राजगीर में। यह जो महावीर थे ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे तो 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर। जल मंदिर कहाँ है तो जल मंदिर भी पावापुरी में। ये चीज़ याद रखिएगा, जल मंदिर कहाँ है तो पावापुरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है नेपाल में है भगवान बुद्ध का जन्म। इनका जन्म कब हुआ था ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इनका जो जन्म है भगवान बुद्ध का वो 563 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ है तो नेपाल में है। इनका जन्म कब हुआ था तो 563 में। महावीर का जन्म 540 में। ठीक है। अब देखिए महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का क्या थे संस्थापक थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक बौद्ध धर्म का संस्थापक किनको कहते हैं तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं। किनको कहते हैं महात्मा बुद्ध को कहते हैं। इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं तो एशिया का ज्योतिपुंज भी इनको कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज भी किनको कहते हैं तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उपदेश जो है ना महात्मा बुद्ध कहाँ पे दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था तो सारनाथ में दिया गया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था तो सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ ठीक है, सारनाथ में दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण
या कह सकते हैं मृत्यु महात्मा बुद्ध का, तो 483 BC में। समझे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या कर रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है ना देश का 28वां राज्य बना था। कब बना था, तो 2000 ईस्वी में यह बना था। 2000 ईस्वी में किससे कट करके, तो वह बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। बिहार से अलग 1936 ईस्वी में उड़ीसा भी हुआ था, उड़ीसा भी अलग हुआ था। अब देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो अभी 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी कौन सा हुआ, 34 नंबर हुआ है ना, 35 नंबर। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 40 है। अभी तो इतना डिटेल आपको बताए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे कहेगा क्वेश्चन कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कहेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कहेगा कि टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का, तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक भी किनको कहते हैं, तो बिंबिसार को ही कहते हैं। जो मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो 544 ईस्वी में बैठा था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। नागदशक, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कब बैठा था गद्दी पर, या मगध की गद्दी पर, तो 544 में। इसका अंतिम, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। अब देखिए 38 नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो गांधी जी ने चंपारण में प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। भारत में कहेगा तो कहाँ पे, तो चंपारण में। वहीं कहेगा कि गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में किया गया था। देखिए तीनकठिया पद्धति को गांधी जी ने कब समाप्त किया, तो 1917 ईस्वी में। इनको किसने इनवाइट किया था चंपारण में आने के लिए, तो बिहार के एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हो रहा था उसी में गए हुए थे। वहीं पे जो है राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को इनवाइट किए बिहार आने के लिए, कि बिहार के चंपारण में जो है ना वहाँ पे नील का खेती करवाया जाता है। लेकिन नील का खेती उस समय तक नहीं हो रहा था, बल्कि बंद हो चुका था। लेकिन तीनकठिया पद्धति था, वहाँ पर नीलहे जो जमींदार थे ना, जो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा ज़मीन पर, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा ज़मीन को जो वो घेर कर रखे हुए थे, ठीक है, उसी के खिलाफ जो है ना यह आंदोलन गांधी जी ने किया था। इसके लिए मतलब की सूचना किसने दिया गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ला ने दिया। समझ में आ गया। अब देखिए तीनकठिया पद्धति का अनुबंध कब शुरू किया गया था, किसानों के साथ किया गया था। कब, तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 में लिख रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है। देखिए 2008 का भाई है सब, ठीक है। उसके अनुसार यह कौन हो जाएगा 39 का, तो 39 का हो जाएगा आपका बी यानी कि इजराइल। 39 का बी यानी कि इजराइल हो जाएगा। तो 39 नंबर अब देखें कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है, तो इजराइल में खोली है 2008 के अनुसार, क्योंकि 2008 का ये सेट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बनता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक की स्थापना कब हुआ था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 में। 1955 में व्यावसायिक बैंक कौन है, तो वहीं भारतीय स्टेट बैंक। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935। व्यावसायिक बैंक
भारत का सबसे बड़ा 1955 में इसका स्थापना हुआ था और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? सार्क का भारत, पाकिस्तान, भूटान के अफगानिस्तान? तो यह है ऑप्शन के अनुसार अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है भी 8वां सदस्य है। सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाती है, कितना? तो 106 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है भारत की? तो अफगानिस्तान के साथ। कितना? तो 106 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे सार्क है, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। समझ में आया? सार्क का स्थापना कब हुआ? तो 8 दिसंबर 1985। इसकी मुख्यालय सार्क का कहाँ है? तो काठमांडू है। काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। सदस्य देश इसमें कौन कौन है? तो 8 सदस्य देश है। 1 में है भारत, 2 में है पाकिस्तान, 3 में है अफगानिस्तान, 4 में है आपका श्रीलंका, 5 में है आपका बांग्लादेश, 6 में है भूटान, 7 में है नेपाल और 8 में कौन है? तो वहीं अफगानिस्तान। 8 नंबर सॉरी मालदीव। 8 नंबर में मालदीव। समझ में आया? अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 का। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। इस टाइम कितने सदस्य देश थे? तो 51 सदस्य देश थे जब यह स्थापना यूएनओ का हुआ था। अभी फिलहाल कितने हैं सदस्य देश? तो 193 है। 193वां देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है। भारत शामिल कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल हुआ था। यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं? यूएनओ का प्रमुख अंग कहेगा प्रमुख अंग। तो प्रमुख अंग जो है कितने हैं? तो 6 है। यूएनओ को अस्थायी सदस्य 8वीं बार भारत को नियुक्त किया गया है, अस्थायी सदस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर में कह रहा है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को, तो शिवाजी को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो अप्रैल 1627 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बने थे। 40वां अधिवेशन था, बेलग्राम में यह अधिवेशन रखा गया था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है किनको बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। अब देखिए 1916 में अंबिकाचरण मजबूदार थे अध्यक्ष। 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे और 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये सब चीज़ों को लिखेंगे नहीं हम, बस बताते चलेंगे, आप लोग नोट करते चलिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर में, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक तो बुलाता कौन है? तो वह है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की चर्चा कितने अनुच्छेद में है? तो 108 अनुच्छेद में है। कितने अनुच्छेद में है? 108 अनुच्छेद में है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे इसी के प्रति कुछ और जान जाते हैं कि संयुक्त अधिवेशन जब कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित हो जाए और दूसरी सदन में 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर पारित न करे, तभी ये जो है ना संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कहने का मतलब कि लोकसभा में कोई अधिवेशन पारित हो गया लोकसभा में, ठीक है, और वो साधारण विधेयक दूसरे सदन में जाए
ठीक है, और वो 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी वो पारित नहीं कर रहा है। जैसे राज्यसभा में गया और 6 महीना बीत गया, 6 महीना बीत जाने के बाद भी वो जो है उसको पारित नहीं कर रहा है, तो क्या कहा जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अभी तक भारत में कितने बार संयुक्त अधिवेशन के लिए बैठक बुलाया गया है, तो मात्र 3 बार बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है, तो एक में बुलाया गया दहेज निषेध बिल पर, दहेज निषेध बिल जो है 1961 में आया था। उसके बाद 2 नंबर में बैंकिंग बिल 1978 में, और पोटा कानून 3 नंबर में पोटा कानून कब आया था, तो 2002 में। इसके लिए जो है ना संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाया गया है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होना चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ रहा है 21 वर्ष या इससे ऊपर। 47 नंबर में कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो पटियाला में है। समझ में आया। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो दिल्ली में है। ग्रीन पार्क कहाँ है, तो कानपुर में है। नेशनल स्टेडियम हॉकी कहाँ है, तो दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ है, तो लखनऊ में है। 48 नंबर देखिए, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है। जसपाल राणा तो वह है निशानेबाजी, जसपाल राणा। 49 नंबर का है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है, तो वह है परमार। भोज ने अपनी राजधानी में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में कौन सा विद्यालय खोला था, तो संस्कृत विद्यालय खोला था। 50 नंबर में क्या है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती मस्जिद को किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया। और आगरा के कहेगा कि आगरा के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया है। शाहजहां के द्वारा बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं। तो लाल किला जो दिल्ली में है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है, किसके द्वारा बनाया गया, शाहजहां के द्वारा। ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में, किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको शाहजहां के द्वारा। दीवाने आम ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो शाहजहां के द्वारा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। किस दिन भड़की थी, तो 10 मई के दिन भड़की थी। 52 नंबर में कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था। किस तिथि को किया था, तो 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपका 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था, तो गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे। हत्या कहाँ की गई थी, तो नई दिल्ली के बिरला भवन में की गई थी। कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली के बिरला भवन में किया गया था। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, तो नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ, तो 20 सितंबर 2015। 20 सितंबर 2015 को। अब पड़ोसी देश जो है राजतंत्र की समाप्ति कब किया गया, तो 28 मई 2008 को किया गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, तो 6 वर्ष के लिए वह नियुक्त होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। ये जो होते हैं ना
राज्यसभा के जो सदस्य, यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है ना, 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। देखिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है एक क्या है, तो अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। वहीं अगर कहा जाए कि लोकसभा, तो लोकसभा जो है ना, लोकसभा अस्थाई सदन नहीं है, एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं, और इसको द्वितीय सदन ही बोलते हैं, द्वितीय सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा को। और लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, लेकिन इसे प्रथम सदन बोलते हैं। कौन सदन बोलते हैं, प्रथम सदन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, राज्यसभा गठन का जिक्र, तो अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। समझ में आ गया। तो राज्यसभा का जिक्र किस में है, तो अनुच्छेद 80 में है, और इसका गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा। ये 2010 का पूछ रहा है, तो 2010 के अनुसार कौन किया था, तो भारत किया था। और 2022 भी कहाँ, अभी इसके पीछे मतलब 2022 में हुआ था। तो 2022 में जो है कहाँ पे हुआ था, तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। भारत ने इसमें कितना पदक जीता था, तो भारत ने 61 पदक जीता था। कितना पदक जीता था, 61 पदक जीता था, जिसमें गोल्ड मेडल कितना था, तब 22 गोल्ड मेडल था। 61 में से 22 आपका गोल्ड मेडल था, वहीं 16 जो है सिल्वर मेडल था, वहीं आपका 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल था। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ पे है, तो चीन में। कहाँ पे हुआ था, चीन में। देखिए 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो 33वां जो ओलंपिक हुआ था, 33वां ओलंपिक का आयोजन जो है 2024 में हुआ था। कहाँ पे, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था, पेरिस चलिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। तो 2008 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। और 33वां जो ओलंपिक 2024 में, वह कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस। 33वां ओलंपिक का आयोजन, 33वां ओलंपिक का आयोजन जो है 2024 में कहाँ पे, तो पेरिस फ्रांस में ये होने वाला है। ठीक है। और 34वां कहेगा, तो 34वां जो है 2028 में होगा, क्योंकि 4 साल पर ओलंपिक होता है। तो ये कहाँ होगा 2028 में, तो यूएसए में होगा। और आपका 34 के बाद कौन होगा, तो 38वां होगा। तो 38वां 34 के बाद 35वां होगा। तो 35वां कब होगा, तो 2032 में होगा, 2032 में होगा। ये कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। समझ में आया। ओलंपिक का 33वां आयोजन कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में 2024 में। 34वां तो अब 2028 यानी यूएसए में। अब 35वां 2032 ऑस्ट्रेलिया में। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सफ़ेद। तो सफ़ेद इसमें कौन है, दूध है। तो दूध से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। अब देखिए श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो बर्गिज कुरियन को कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक जो है, जनक किनको कहते हैं, तो बर्गिज
कुरियन को कहते हैं, कुरियन, वर्गीज कुरियन को। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ, तो 1970 ईस्वी में हुआ। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ है, तो किसकी, तो सिंधु, सिंधु की है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, चलिए वो नहीं जानेंगे, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। 59 नंबर, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, असली नाम क्या है, तो दलीप सिंह राणा, दलीप सिंह राणा, क्या है, दलीप सिंह राणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर में कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है, तो सितार से रहा है। जाकिर हुसैन का कहेगा कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला वादन से है, तबला वादन से है, तबला वादन से है। हरिप्रसाद चौरसिया कहेगा, हरिप्रसाद चौरसिया कहेगा कि इनका संबंध किससे है, तो बांसुरी वादन से है, बांसुरी वादन से है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक, तो लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो 61 का कौन होगा ऑप्शन, तो 61 का डी नंबर होगा। देखिए लोकनायक कहेगा तो जयप्रकाश, अगर जननायक कहेगा, जननायक जननायक अगर कहेगा तो किनको, तो कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को। इनको अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न इनको दिया गया है, मरणोपरांत भारत रत्न किनको दिया गया है, तो आपको कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। अजात शत्रु किसे कहते हैं, अजात शत्रु किसे कहते हैं, तो अजात शत्रु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे अधिक कार्यकाल तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। अब देखिए अजात शत्रु तो समझ में आ गया। और लोकमान जो है किनको कहते हैं, लोकमान जो है किनको कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। समझ आ गया। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर, एक लंबे अंतराल के बाद भारत में बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा, तो मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो कोलकाता और ढाका, कोलकाता और ढाका के बीच चली थी, ढाका के बीच चलाया गया था। दूसरी का ट्रेन क्या था, तो बंधन एक्सप्रेस, जो 2017 ईस्वी में चलाया गया था, बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, और तीसरा ट्रेन कौन चलाया गया, थर्ड ट्रेन, तो मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस को कब चलाया गया था, 2022 में चलाया गया। थार एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस जो है किसके बीच, तो इंडिया और पाकिस्तान, समझ में आया। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है भाई साहब, तो यहाँ पे देखिए संसद हटा सकता है। कौन हटाएगा, तो संसद हटाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाते हैं, तो महाभियोग की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 61 में है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे संसद है, तो संसद में कौन कौन आता है, तो लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा और राष्ट्रपति आते हैं। ये तीनों आते हैं संसद के अंतर्गत। ठीक है,
महाभियोग जो है, महाभियोग शब्द ये कहाँ से लाया गया है? महाभियोग जो अनुच्छेद 61 में है, तो यह यूएसए से लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? सबसे पहले तो पुर्तगाल से। सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। कब आया था? तो 17 मई 1498 को। कौन आए थे? तो वास्को डी गामा, जिनको कहा जाता है कि जल मार्ग का खोज भारत के लिए कौन किया था? तो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने किया था। कब? तो 17 मई 1498 को आया था कालीकट नामक जगह पर। अब देखिए, आया सबसे पहले पुर्तगाली और गया सबसे बाद में। गया कब? तो 1961 में, 1961 में। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोला? पुर्तगाली ने अपना पहली व्यापारिक कोठी कब खोला? तो पहली व्यापारिक कोठी आपका खोला था 1503 ईस्वी में खोला था। समझ में आया? पुर्तगाली ने ही आलू, मक्का, तंबाकू की खेती करना प्रारंभ किया था। अगर कहा जाएगा कि भारत में जो है आलू, मक्का और तंबाकू की खेती करना प्रारंभ कौन किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। पुर्तगाली ने किया था। पुर्तगाली ने किया था। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। देखिए, हॉकी से जिससे और कौन कौन सा है? तो बेटन कप। बेटन कप भी किससे संबंधित है? तो हॉकी से ही है। आगा खा कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से है। रंगा स्वामी कहेगा, रंगा स्वामी कप भी किससे है? तो हॉकी से ही है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं क्रिकेट से। जैसे यहाँ पे क्रिकेट शब्द दिया था, क्रिकेट से देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी किससे है? तो ये भी क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी किससे है? तो ये भी आपका क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, ये सब क्या है? तो क्रिकेट से है। बास्केटबॉल से कौन कौन से है? तो नेहरू कप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहेगा कि नेहरू कप जो है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से है। समझ में आया? चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी के एकमात्र ग्रह ही है। उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। समझ आया? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितना है? औसत दूरी तो देखिए 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। किसके बीच? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी इतना है। देखिए, चंद्रमा का 59% भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। पृथ्वी से जो है चंद्रमा का 59% भाग ही केवल क्या होता है? तो दिखाई देता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। एक परिक्रमा करने में पृथ्वी का चंद्रमा को कितना दिन लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा लगता है। 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है चंद्रमा को एक पृथ्वी का चक्कर लगाने में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? तो जातक जो पवित्र ग्रंथ वो किसका है? वैष्णव के, जैनों के, कि बौद्धों के, कि शौकों के? तो इसे हो जाएगा बौद्धों के। ठीक है। जातक कथाओं की संख्या लगभग कितना है? जातक कथाओं की संख्या तो 550। कितना है? 550। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे कहते हैं? त्रिपिटक को। त्रिपिटक को। सुनिए, जैन धर्म के साहित्य पुस्तक को क्या कहते हैं? तो आगम कहते हैं। जैन धर्म के साहित्य पुस्तक किसे कहते हैं? तो आगम। साहित्य पुस्तक आगम को कहते हैं। समझ में आया? चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर, इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण
सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ। इसकी लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्मोपदेश दिए थे। अपना उपदेश मतलब कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। किसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। समझ में आया? अब देखिए, गृह त्याग जो भगवान बुद्ध थे, ये गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में कर दिए थे? तो 29 वर्ष के उम्र में ही यह गृह त्याग कर लिए थे, मतलब घर से निकल गए थे। बुद्ध ने अपना उपदेश कौन से भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिए कौन से भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी थी। सबसे अधिक जो है उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती कहाँ? तो कौशल देश की ये राजधानी है। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश जो है ये कहाँ पे? तो कुशीनगर, कुशीनगर में। इतना सारा क्वेश्चन आपको बता दिए। बचपन का नाम इनका क्या था? इनका बचपन का नाम अगर पूछ देगा, क्योंकि भी क्वेश्चन पूछा हुआ बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था बचपन का नाम, सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के बाद सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। मतलब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था उस समय सिद्धार्थ कहलाते थे। गौतम से उस समय एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप कि जो गौतम बुद्ध थे, जब इनका ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था तो सिद्धार्थ गौतम इनको कहा जाता था। लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हो गया तो गौतम से यह भगवान बुद्ध बन गए। क्या बन गए? तो भगवान बुद्ध बन गए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो किससे है? तो जम्मू कश्मीर से है। ये 370 धारा क्या कर दिया गया? अभी हटा दिया गया है। ठीक है, इसे अपनाया कब गया था 370 को? तो अक्टूबर 1949 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया, जिसका तहत अनुच्छेद 370 को जो है अंतर्गत सभी प्रकार के विशेष अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दे दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था और 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बना दिया गया? इसको यूनियन टेरिटरी, यानी कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो महाभारत का। समझ में आया? अकबर ने महाभारत को फारसी में रज्मनामा के नाम से करवाया था। समझ में आया? महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता। जय संहिता, पुराना नाम जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो वह है महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो वह महाभारत है। समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था? तो वह कौन था? तो वह औरंगजेब था। पहला राज्याभिषेक जो है इसका कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1658 को। कहाँ पे? तो आगरा में। दूसरा इसका कब हुआ? दूसरे का, ये तो पहला हो गया,
फर्स्ट इसका राज्याभिषेक है, और सेकेंड राज्याभिषेक औरंगजेब का जो है 1659 में हुआ था, जून 1659 में हुआ था। अब देखिए इसी के वो केवल 2 बार राज्याभिषेक नहीं हुआ है, फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया, तो 74 का हो जाएगा भी 1632 में। 75 में कर रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 1510 ईस्वी में किया था। अल्बुकर्क जो था महान गवर्नर था पुर्तगाली का, अल्बुकर्क अल्बुकर्क जो था यह पुर्तगालियों का महान गवर्नर था। महान, सबसे महानतम गवर्नर इसी को मानता है। ठीक है, महानतम गवर्नर था यह। इसने जो है 1510 ईस्वी में गोवा के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया, छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया, गोवा को छीन लिया। पुर्तगालियों ने जो है लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। कहाँ पे, तो गोवा में। गोवा से यह इनको भगाया कब गया था पुर्तगालियों को, तो 1961 में गोवा से इनको भगाया गया था। पुर्तगाली सबसे पहले आए या सबसे बाद में गए, 1498 में आए थे। ठीक है, और गए कब, तो 1961 में गए। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन समझ गए। पहला कोठी भी बता दिए थे कि 1503 में बना था। कब, कहाँ पे, तो कोचीन में। ठीक है, नीनो दी कून्हा। अब देखिए एक और यहाँ पे है, नीनो दी कूना भी तो आपका गवर्नर ही थे। कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बना दिया। पहले कोचीन हुआ करता था, पहले कोचीन, पुर्तगालियों का राजधानी क्या हुआ करता था, कोचीन हुआ करता था। लेकिन नीनो दी कूना है और कोचीन से क्या कर दिए, पुर्तगालियों का राजधानी तो बना दिए गोवा को। किसको बना दिए, तो गोवा को बना दिए। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम के कीड़े के प्यूमा से। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेशम कीट का जो पालन का अध्ययन है, रेशम कीट का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर। रेशम कीट का सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। और मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, मत्स्य समझ रहे हैं, मछली। अब मछली के लिए क्या करते हैं, हम सरसों को पीसते हैं, यानी कि इसको कहते हैं पीसी कल्चर। उससे क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर। तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड को उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से आपका यह सभी हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, 78 का बोला है ना, तो 78 का केवल सिम कार्ड होगा। 77 का क्या होगा, सिम कार्ड। नहीं, 77 का जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड, उपरोक्त में से सभी। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। टैब, स्पेस बार, एंटर कि बैक स्पेस, तो वह है एंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। WWE ये भी है, HTTP ये भी है, ईमेल ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट आया, तो इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था, तो 1960 में। किसने किया था, इसके जन्मदाता किसे कहते हैं, तो बिंट सर्फ। ठीक है, बिंट सर्फ को WWW यानी www का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड, WID वाइड
वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका खोज कब हुआ था? डब्ल्यू का खोज कब हुआ था? तो 1989 में किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? HTTP का तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और ईमेल का निर्माण रे टॉमिल्सन, ईमेल का निर्माण किसने किया था? रे टॉमिल्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है। तो सबको दे सकता है कौन? तो देखिए ओ ब्लड ग्रुप। देखिए इस दुनिया में देने वालों की संख्या कम है और लेने वाला की संख्या ज़्यादा है, तो देगा ओ यानी कि कम है, ले सकता है तो ए बी। लेने के लिए 2 आदमी और देने के लिए 1 आदमी, तो कहेगा सर्वदाता तो ओ, और सर्वग्राही कहेगा, सर्वग्राही कहेगा तो कौन है? तो ए बी है। अब देखिए सर्वग्राही में ए बी में भी कौन है? तो ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ले सकता है। और सर्वदाता में भी जो है अगर कह देगा कि ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है, तो ओ नेगेटिव है। अगर केवल ऐसे कहे, पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं कहे, तो सर्वदाता में ओ और सर्वग्राही में ए बी। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव करके अगर ऑप्शन दे दे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा सर्वग्राही में, निगेटिव में क्या हो जाएगा, सर्वदाता में क्या हो जाएगा? तो वो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्या कर रहा है कि तन्ने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो वह है गन्ना, ठीक है। गन्ना को काट करके फिर उसको उगा सकते हैं। अब देखिए 82 नंबर, एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। यह रोग जो है कौन से विषाणु के कारण होता है? तो HIV विषाणु के कारण, HIV वायरस के कारण यह रोग होता है। कौन सा रोग? एड्स रोग होता है। ये HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन हम लिख देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV वायरस की जांच किससे किया जाता है? तो एलिसा से किया जाता है, एलिसा से किया जाता है। तो HIV वायरस का जांच किससे किया जाता है? तो एलिसा से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर तो कौन सा? तो लैक्टिक एसिड, दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड। अब देखिए दूध को दही में कौन बदलता है? दूध को जो है दही में कौन बदलता है? दूध को दही में तो वह है रेनिन एंजाइम है। रेनिन एंजाइम जो है यह दूध को दही में बदल देता है। छोटे बच्चे में रेनिन की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है, जिसके कारण छोटा बच्चा क्या होता है? दूध का पाचन ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है। लेकिन वहीं जैसे 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 उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रेनिन की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। बुढ़ापे में इसकी मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर जो है ना बोलता है बूढ़े लोगों को कि आप दूध मत खाइए, आप डायरेक्ट दही खाइए, क्योंकि दूध से दही में बदलने वाला जो एंजाइम है आप में क्या हो गया है? कम हो गया है, मतलब नाम मात्रा के बराबर हो गया है। इसलिए जो है ना बूढ़े लोगों को दही खाने की सलाह दी जाती है। तो समझ में आ गया? तब से कहेगा दूध से दही में कौन बदलता है? तो रेनिन बदलता है। अब देखिए दही जो होता है, दही या खट्टा दूध किस एसिड के कारण होता है? दही में मतलब कि दही जो होता है खट्टा लगता है, या खट्टा दूध भी होता है, किस एसिड के कारण? तो लैक्टिक एसिड के कारण। कौन से एसिड? तो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में जो है ना 6% एसिटिक अम्ल होता है। 6% एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल 6% एसिटिक अम्ल होता है। और आपसे कहेगा कि संतरा या नींबू में, संतरा या नींबू में कौन सा होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल होता है। उस वहीं आपको कहेगा अंगूर या इमली में, अंगूर या इमली में
कौन सा होता है, तो टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। समझ में आ गया। तो सिरका में 6% एसिटिक अम्ल, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्जैलिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्जैलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जैलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जैलिक अम्ल हो जाएगा टमाटर में। अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो सिरका को कहते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्या कहते हैं, सिरका को कहते हैं। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन अभी बताए हैं कि संतरा किसके प्रबल स्रोत है, तो वह है विटामिन के। अब देखिए यहाँ विटामिन का आया, तो विटामिन जो है दो प्रकार का होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरे का होता है वसा में घुलनशील। एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन वो कौन कौन होता है, तो बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील तो ये बताएं कि जल में घुलनशील तो विटामिन बी और विटामिन सी है। और वसा में कहेगा कि घुलनशील कौन कौन सा है, तो कीड़ा, के ई डी है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो समझ में आ गया संतरा किसके प्रबल स्रोत है, ठीक है, तो विटामिन के। सबसे अधिक विटामिन सी किस में होता है, ठीक है, तो आंवला में होता है। किस में होता है, आंवला में होता है, आंवला में होता है सबसे अधिक विटामिन सी। क्योंकि संतरा में क्या होता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी सबसे अधिक किसमें होता है, तो आंवला में होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, डेंगू बुखार, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, फाइलेरिएसिस की घेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही घेगा, क्योंकि घेगा जो है आयोडीन की कमी से होता है घेगा, ठीक है। देखिए मलेरिया रोग जो है मादा एनेफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है कौन, तब मलेरिया रोग होता है। डेंगू ज्वार और वो वायरस के कारण होता है, डेंगू मतलब ज्वार वही बुखार, और वो वायरस के कारण होता है, और वो वायरस, ठीक है। वहीं आपको एडिज कहा जाएगा, तो इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है एडिज। सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। पालक के पत्ते आयरन के, विटामिन ई के, कैरोटीन के, विटामिन ए के, तो आयरन के होते हैं प्रबल स्रोत पालक के पत्ते। सबसे अधिक जो है आयरन, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो मेथी में पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक जो आयरन किस में पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है। रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। देखिए लोहा जो है चलिए अब देखिए यहाँ पे शब्द है आयरन। रक्त बता दिए कि एक संयोजी ऊतक है। आयरन जो है, आयरन ये रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। आयरन का काम क्या है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। आपसे कहेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। ब्लड का जो है कब्रगाह किसे कहते हैं, ब्लड मतलब कि ब्लड का कब्र या कब्रगाह, तो एस्प्लीन को कहते हैं। समझ में आया। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है, विषाणु संक्रमण, कि प्रदूषित जल, कि बैक्टीरिया जनित संक्रमण, कि वंशानुगत कारणों से।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से। देखिए दांत क्षय के 5 मुख्य कारण हैं। पहला है बैक्टीरिया संक्रमण। पहला क्या है? तो पहला है बैक्टीरिया संक्रमण। बैक्टीरिया के संक्रमण से, बैक्टीरिया के संक्रमण से, बैक्टीरिया के संक्रमण से। दूसरा है मीठा खाद्य पदार्थ। ज़्यादा मीठा खाद्य पदार्थ खाइएगा, मीठा खाद्य पदार्थ, तब भी आपका दांत का क्षय होगा। ये बैक्टीरिया संक्रमण कैसे हो जाता है? जिससे आपकी कोई भी चीज़ खा ली, आपके दांतों में फंस गया, उससे क्या हो जाता है? बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है वो, जिसके कारण जो है ना दांतों का क्या होता है? क्षय होता है। मीठा चीज़ ज़्यादा खाइएगा, उससे भी दांतों का क्षय होने का डर रहता है। 3 में पायरिया अगर आपके दांतों में हो गया, पायरिया यानी कि दांतों से जो है ब्लड निकलने लगता है, उसी को पायरिया कहते हैं। पायरिया से भी। चौथा क्या है? तो पाराफाक्सन। और 5 नंबर में क्या है? तो निश्चित चिकित्सीय स्थिति आप लिख सकते हैं। देखिए एक और कारण है, मुख्य कारण, जल में फ्लोराइड की मात्रा के बढ़ जाना दांतों के क्षरण का मुख्य कारण है। ये भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा हुआ है बहुत बार। अगर कहेगा कि दांतों का क्षय कौन से तत्व के कारण होता है? तो फ्लोरीन के कारण। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? ठीक है, द टिटनेस। किसके? द टिटनेस। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। ठीक है, ये टिटनेस ऐसा बीमारी है ना कि इसमें अगर आपको एक बार टिटनेस अगर पकड़ लिया तो पूरे गांव के लोगों को जो है ना जगा कर रख दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना जिसको टिटनेस हो जाता है उस आदमी को जो है बंद कमरे में और अंधेरा कमरा में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश का रोशनी अगर उसको पड़ेगा ना तो कीड़ा उसके अंदर काटने लगता है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा वो चिल्लाता है। ठीक है, टिटनेस बीमारी। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। भौतिक शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। इनके द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी दिया गया है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसके द्वारा था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। E बराबर mc स्क्वायर। इनको जो है 1991 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। किसके लिए था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। समझ में आ गया? सी का मतलब क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग कितना है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब द्रव्यमान होता है। समझ में आया? और ई का मतलब क्या होगा? पदार्थ में निहित ऊर्जा, यानी कि पदार्थ में निहित ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गया? 3 प्रमुख सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन का। एक सापेक्षता का सिद्धांत है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, द्रव्यमान ऊर्जा है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। अब आपसे कहेगा कि बल्ब का खोज किसने किया? बल्ब का खोज किसने किया? तो एडिसन ने किया है। थर्मोस्कोप का खोज किसने किया? थर्मोस्कोप का खोज किसने किया? था गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने किया। रेडियो तरंग का खोज किसने किया? रेडियो तरंग का खोज किसने किया? था मार्कोनी ने किया। स्कूटर का खोज किसने किया? स्कूटर का खोज किसने किया? तो ब्राडशा के द्वारा किया गया। माइक्रो तरंग का खोज किसने किया? माइक्रोवेव कह सकते हैं। माइक्रो तरंग का खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो जेम्स वाट के द्वारा। भाप इंजन का जेम्स वाट। अब कहेगा डायनेमो का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। डायनेमो का खोज किसने किया? तो माइकल फैराडे के द्वारा। और डीजल इंजन का खोज किसने किया? डीजल इंजन का खोज किसने किया था? डीजल इंजन का खोज किसने किया था? रूडोल्फ
रूडोल्फ डीजल। इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें डीजल है तो डीजल है, डीजल इंजन का रूडोल्फ डीजल के द्वारा। और गैस इंजन का कहेगा तो डायमलर, डायमलर गैस इंजन का कहेगा तो कौन हो जाएगा, डायमलर, डायमलर, डायमलर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का अर्थ क्या है। पोलर सैटेलाइट, इसका क्या होता है देखिए, पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल गलत है, पोलराइज्ड सोर्स लोकेटिंग ये भी गलत है, ये भी गलत है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है पीएसएलवी का। और जीएसएलवी एक होता है जीएसएलवी, इसको लिख सकते हैं, जीएसएलवी का होता है जियो सिंक्रोनस, 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 CHRONOUS, सिंक्रोनस लंच व्हीकल्स, व्हीकल हो गया। जियो सिंक्रोनस लंच व्हीकल जीएसएलवी का है। प्रथम बार पीएसएलवी द्वारा 1993 में सफल प्रक्षेपण किया गया था। पीएसएलवी से सफल प्रक्षेपण पहली बार कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। यानी कि ताप बढ़े या घटे, प्रकाश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ पे आपको दिया है, कहाँ चलेगा भाई साहब, प्रकाश का वेग, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि प्रकाश का जो है निर्वात में वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और इसी को ही प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी इसी को कहते हैं। समझ में आ गया। और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ध्वनि को कौन सा तरंग कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो प्रकाश को अनुप्रस्थ और ध्वनि को अनुदैर्ध्य, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, ठीक है, और O3, CFC और SF6 है। इतना को याद रखिएगा। पंचानवे नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो 95 का आंसर बताइए कौन होगा, मिट्टी तेल का लैंप, कि मोमबत्ती, कि सौर लालटेन, कि टर्च, तो 95 का हो जाएगा सौर लालटेन। 96 नंबर में निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो एमीटर से कहते हैं। एमीटर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। समझ में आ गया। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श आमीटर का, आदर्श आमीटर का जो है प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एमीटर को जो है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। घरों में जो तार का जो वायरिंग होता है वो कौन सा क्रम में रहता है, तो समांतर क्रम में। कौन सा क्रम, तो समांतर क्रम में, याद रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभव का है, विद्युत विभव या विभवांतर का है, विभवांतर, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ में आ गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतानवे नंबर क्वेश्चन करेंगे, डायनेमो वो यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो यानी कि जनरेटर, उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में आता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को एक साथ हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। अब आएगा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ठीक है।
डायनेमो याद रखिएगा, जनरेटर भी कहेगा या डायनेमो कहेगा या विद्युत जनित्र कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वहीं विद्युत मोटर कह दिया तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उसके बाद कहेगा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर तो विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि लाउड स्पीकर चलाने के लिए पहले उसमें क्या देंगे हम, करंट देंगे, तो विद्युत ऊर्जा को, करंट मतलब विद्युत ऊर्जा, उसके बाद लाउड स्पीकर से क्या आएगी, आवाज़ आएगी, यानी कि ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा में। वहीं क्या आएगा, माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन जो है उसमें हम क्या करते हैं, पहले उसमें बोलते हैं, यानी पहले हम बोलते हैं मतलब ध्वनि देते हैं, तो ध्वनि को क्या चीज़ में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन कहेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर कहेगा विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब जलाने के लिए पहले आपको ये करेंट यानी विद्युत ऊर्जा, उसके बाद वो क्या देगा, बल्ब, तो प्रकाश ऊर्जा देगा, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला सामान, जैसे हारमोनियम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में, तो ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 98 में क्या है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न क्या इधर निम्न परत चढ़ी होती है, निम्न परत चढ़ी होती है, तो किसका परत चढ़ी होती है, तो जिंक की परत चढ़ी होती है। समझ, जिंक की परत को लोहा पर चढ़ाने से इसका क्षरण नहीं होता है, इसका क्षरण नहीं होता है, मतलब कि सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो हीरा है। हीरा क्या है, तो एक अधातु है, याद रखिएगा, हीरा क्या है, एक अधातु है, और यह कार्बन का एक अपरूप भी है, कार्बन का अपरूप भी है, अपरूप भी है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है, सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व या सबसे भारी तत्व, भारी तत्व कौन सा है, तो ओस्मियम है, ओस्मियम, ओस्मियम है। समझे। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्या कर रहा है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, वॉशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट का है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, ठीक है। और यहीं पे आ गया खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा या इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3। वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा ये कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का जो डिस्कशन है अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ फिर अगला सेट के साथ आप लोगों के साथ हम उपस्थित होंगे। देखिए रोज़ के रोज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो इसमें कंटेंट डालना पड़ता है, उसके लिए हमको मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि उठाया और इसका सेट हम जो है डिस्कस कर दिए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस पर जो है आपको लगभग वहीं 1-2 दिन के अंतराल पर आपको जो है एक सेट मिलते रहेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम डालें कोई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।